नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। आज करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के 10 एमसीक्यूज जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आधारित हैं। इससे पहले मैंने आपको आईसीटी का करवाया था और उससे पहले आप लोगों को कम्युनिकेशन की वीडियो डाली थी जिसमें 10-10 क्वेश्चंस हैं, उन्हें ज़रूर करिएगा अभी तक नहीं किए। और उससे पहले जो फैलेसीज की सीरीज़ डाली थी उसे ज़रूर करिएगा। अभी अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं जहाँ मेरी डेली प्लस क्लास आती है और फ्री क्लास आती है, तो फ्री क्लास रोज़ आजकल 4 बजे आ रही है और उसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्लस क्लास आ रही है सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे। रिसर्च और इकोनॉमिक्स चल रही है जो कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट है और पेपर 1 आप लोग इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। सितंबर तक हमारे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे और 3, 6, 9 या 12 महीने के सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हैं SCRYT कोड के साथ। एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँ कि जैसे ही सितंबर एंड में आपके कोर्सेज खत्म होते हैं, फुल कोर्सेज, रिविजन और PYQ के कोर्सेज आ जाएंगे, तो ये एक बेहतरीन मौका है, खुद को एनरोल कर लीजिए प्लस के अंदर। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज करके आंसर दीजिएगा और अगर आपका 10 में से 10 स्कोर आ रहा है या जो भी स्कोर आ रहा है 10 में से, तो वो ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट में। नंबरिंग द साइटेशंस लिंक टू फुटनोट और एंड नोट इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो APA स्टाइल में, शिकागो MLA या हार्वर्ड। तो हम सबको पता है कि रिपोर्ट राइटिंग में हमें जो है राइटिंग स्टाइल फॉर्मेट फॉलो करना होता है। और एक साइटेशन क्या होती है, बेसिकली हमें अथॉरिटेटिव सोर्स बताती है किसी स्टेटमेंट का। तो इसमें एंड नोट और फुटनोट्स की बात की गई है। तो जो APA स्टाइल है उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि हमें प्रोवाइड करने होते हैं रिसर्च के ओवरऑल, जिसे हम कहेंगे कि जैसे इसमें सीधा पूछा है कि नंबरिंग द साइटेशंस, जो कि हम नंबर कर देते हैं साइटेशंस को जो फुटनोट और एंड नोट्स में हमें मिलती है। अदरवाइज अगर यही MLA होता ना तो वो यूज़ की जाती है ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ में। शिकागो होती है वो बिजनेस हिस्ट्री वगैरह में यूज़ होती है। हार्वर्ड जो है वो भी ह्यूमैनिटीज़ और नेचुरल सोशल साइंसेज में भी यूज़ होती है। लेकिन APA में ही जो हम साइटेशंस होती है, जो भी हमें फुटनोट्स या एंड नोट्स में मिलती है, उन्हें हम नंबरिंग कर देते हैं उनकी। और कई बार आपने देखा होगा कि नीचे लिखा हुआ होता है, बहुत सी बार प्रिंट मैनुअल में APA स्टाइल में जब भी लिखा हुआ होगा कि 416 बिहेवियर जेनेटिक्स, ऐसे कोई किताब का नाम लिखा होगा और राइटर का जो है वो नाम लिखा होगा, ईयर लिखा होगा, इस तरीके से। तो ये बेसिकली तरीके हैं। एंड नोट्स और फुटनोट्स में आपको जो है बाइब्लियोग्राफिक एविडेंस दिया जाता है एंड ऑफ द पेपर पे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक अप्रोचेस टू साइटेशन स्टाइल्स। साइटेशन स्टाइल की बेसिक अप्रोचेस कौन सी है? तो देखिए, एक तो होती है पैरेंथेटिकल साइटेशंस होती हैं और दूसरी जो है वो यहाँ पे होगी जो नोट साइटेशंस होती है। मैं दोनों ही आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। बाइब्लियोग्राफिक साइटेशंस जो है वो नहीं आएगी, ना सीक्वेंशियल आएगी, ना अल्फाबेटिकल आएगी। A और E जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। जो पैरेंथेटिकल साइटेशंस होती है ना, उसमें हम इंक्लूड करते हैं डिटेल्स ऑफ द सोर्स एक पैरेंथेसिस में। जैसे आपने देखा कि भाई कोई भी चीज़ लिख दी जाएगी, डेफिनेशन लिख दी जाएगी और ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो साइट कर दिया जाएगा। जैसे एडम स्मिथ की है तो एडम स्मिथ लिख दिया जाएगा या फिर मैस्लो लिख दिया जाएगा। तो आइडेंटिफाई की जाती है डिटेल ऑफ द सोर्स इन पैरेंथेसिस इन द टेक्स्ट और यूजुअली ये ऑथर का लास्ट नेम होता है या पब्लिकेशन की डेट लिख दी जाती है। जैसे आपने बहुत बार स्मिथ देखा होगा, 1991 लिखा देखा होगा ब्रैकेट में, तो इसमें लिखा होता है कि अकॉर्डिंग टू स्मिथ, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखा होगा 2001। तो जो पैरेंथेटिकल साइटेशन है ना वो ब्रैकेट की अंदर वाली है। नंबर या न्यूमेरिकल साइटेशंस भी होती हैं जो कि इसके अंदर ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। उसमें हम क्या करते हैं, हम नंबर जो है वो ब्रैकेट में लगा लेते हैं या सुपरस्क्रिप्ट में लगा देते हैं, जिससे कि एंट्री जो है वो कौन से नंबर रेफरेंस लिस्ट से है ये पता लग जाता है। और एक जो इसमें दिया गया है वो है नोट साइटेशन। वो बेसिकली क्या होती है कि हम फुल साइटेशन एक फुटनोट या एंड नोट में जो है वो यूज कर लेते हैं और इंडिकेट कर देते हैं उसे टेक्स्ट में, जो कि सुपरस्क्रिप्ट के नंबर में। और नोट साइटेशन बेसिकली ना एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है पैरेंथेटिकल साइटेशंस का और लिस्ट करने का सभी सोर्सेज को जो हम साइट करते हैं पेपर में। तो आपको बहुत बार ये देखने को मिलेगा, लिखा होगा जैसे अकॉर्डिंग टू स्मिथ और इसके बाद जो है वो लिखा होगा 2001 और यहाँ पे लिखा होगा P10। तो ये जो है ना, ये नोट साइटेशन दे दी जाती है इकट्ठे और इनको मिक्स भी कर दिया जाता है। अब उसके बाद आती है कि एक्सप्लॉइटिंग साइंटिफिक रिसर्च अनएथिकली टू एडवांस वन वेस्टेड इंटरेस्ट, कि भाई अनएथिकली साइंटिफिक रिसर्च को एक्सप्लॉइट करना अपने फायदे के लिए, तो ये कहलाता है सूडो एम्पेरिसिज्म। तो एम्पेरिसिज्म आपने हमेशा एक कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन सूडो एम्पेरिसिज्म से है कि जो एथिक्स होते हैं ना रिसर्च में, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही ऑनेस्टी की और ऑब्जेक्टिविटी की, इंटीग्रिटी की और अकाउंटेबिलिटी की निशानी होते हैं। तो जब भी आप ये देखेंगे ना कि जब भी उन एथिक्स का मिसयूज किया जा रहा है, जब भी एम्पेरिकल रिसर्च मेथड्स का मिसयूज किया जाता है, तो वो एक सूडो एम्पेरिसिज्म है, हाफ एम्पेरिसिज्म है, जहाँ पे अपने फायदे के लिए आप जो है ऐसे तरीकों को मिसयूज करते हैं जो एम्पेरिकल रिसर्च मेथड्स हैं, फॉल्स अपीयरेंस लाने के लिए, लेजिटिमेसी दिखाने के लिए थ्योरीज की। और ऑफन ये अनएथिकल एक्सप्लॉइटेशन कहलाती है साइंटिफिक रिसर्च की, क्योंकि एम्पेरिसिज्म तो हम पढ़ते हैं कि भाई कोई भी चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस से आती है। तो एक एम्पेरिसिस्ट व्यक्ति जो है वो एक्सपीरियंस में बिलीव करता है और हमेशा आप देखेंगे कि जो भी एक्सपीरियंस किया जाता है उसमें हमेशा ये चीज़ निकल के आती है कि वो रियलिटी का पार्ट बन जाती है। और यही एम्पेरिसिज्म जो है वो हमको सिखाता है
दूसरा हम लोगों को ये भी समझना है कि जब एक बात होती है इंस्ट्रूमेंटलिज्म की, साइंटिज्म की या रिडक्शनिज्म की, तो एक अप्रोच जिसमें हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को रिड्यूस करते हैं उसके हिस्सों में, तो उसको रिडक्शनिज्म कहते हैं। जबकि हम साइंस को प्रमोट करते हैं तो साइंटिज्म कहते हैं। और साथ ही साथ हम एक मेथडोलॉजिकल व्यू जो है वो लेके चलें कि आइडियाज़ ना यूजफुल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसे इंस्ट्रूमेंटलिज्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि पीयर रिव्यूड जर्नल्स एक इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं स्कॉलरी इन्फॉर्मेशन का एकेडमिक रिसर्च में, जो बेसिकली बिल्कुल सही बात है अगर देखा जाए तो, कि पीयर रिव्यूड जर्नल्स जो होते हैं वो स्कॉलरी इन्फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स अपने आप होंगे, क्योंकि उनकी ऑथेंटिसिटी होती है पीयर रिव्यूड होने के कारण, क्वालिटी होती है। और फिर बात आती है पीयर रिव्यूड जर्नल्स ना एक रिगरस प्रोसेस से गुजरते हैं जिसमें कि एक्सपर्ट्स उसकी जांच करते हैं बिफोर एक्सेप्टिंग एंड पब्लिशिंग द रिसर्च आर्टिकल्स, जो कि बिल्कुल सही है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं पीयर रिव्यूड जर्नल्स की इतनी वैल्यू होती है। फर्स्ट जो है वो सही आंसर होगा असर्शन रीजन का। अगले सवाल पे चलते हैं कि रिसर्चर्स ना कभी कभी एक कॉमन एब्रिविएशन का इस्तेमाल करते हैं एट एल का। इसका मतलब क्या है? एट एल को किस लिए यूज़ किया जाता है? एम्फेसाइज करने के लिए, किसी पॉइंट को इलेबोरेट करने के लिए, किसी कॉन्सेप्ट को रेफर करने के लिए, एडिशनल रिसोर्स को, या इंडिकेट करने के लिए ऑथरशिप ऑफ ए पब्लिकेशन। तो देखिए कभी भी एट एल का इस्तेमाल होता है जब हम ऑथरशिप किसी पब्लिकेशन की जो है वो बताना चाहते हैं। बेसिकली आप रिसर्चर्स की रिपोर्ट में ना एट एल को बहुत बार लिखा हुआ दिखेंगे। इसका मतलब होगा ये एक लैटिन फ्रेज है और एट एल या एट एल ई इस तरीके से लिखते हैं, जो हमें बताता है कि भाई पब्लिकेशन की ऑथरशिप जो है वो कहाँ से है। या फिर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल ऑथर्स हैं किसी चीज़ में, तो वहाँ पे एट एल डाल दिया जाता है कि एक कंसाइज वे है मल्टीपल ऑथर्स को रिप्रेजेंट करने का, तो वहाँ पे एट एल आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगला सवाल है कि इनमें से क्या डिसएडवांटेजेस हैं एक ऑनलाइन रिसर्च के, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी आसान सवाल है, कि सैंपल जो है वो स्मॉल हो सकता है और स्क्यूड हो सकता है। ये बेसिकली एक डिसएडवांटेज है ऑनलाइन रिसर्च का। एक्सेसिव टर्नओवर ऑफ कम्युनिकेशन जो है, तो कम की भी समस्या और बहुत ज़्यादा की समस्या भी आ सकती है। और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज जो है वो इनकन्सिस्टेंसी लेके आते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स फ्लेक्सिबल ही होंगे, रिजिड तो क्यों ही होंगे, हम ये नहीं कह सकते कि ये डिसएडवांटेज है। ऑनलाइन रिसर्च एक्सपेंसिव नहीं होती, उल्टा जो है लेस एक्सपेंसिव होती है हमेशा। तो सेकंड जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कोडिंग शेड्यूल जो है उसका क्या रोल होता है? कौन सी यहाँ पे लाइन है जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है रोल ऑफ ए कोडिंग शेड्यूल को? तो देखिए एक प्लान है क्या रिक्रूट करने का पार्टिसिपेंट्स को ओवर द कोर्स ऑफ स्टडी? क्या एक फ्रेमवर्क है डेसिफर करने का कि जो प्रोग्रामिंग कोड यूज हुआ है डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर में? क्या एक टाइमलाइन डिटेलिंग व्हेन क्या ये एक टाइमलाइन है जो डिटेल कर रही है व्हेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेटा एनालिसिस शुड बी कंप्लीटेड? क्या एक सिस्टमैटिक टूल है फॉर असाइनिंग कैटेगरीज और थीम्स टू अ सेगमेंट ऑफ डेटा? मैंने आपको थीमेटिक एनालिसिस के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी कि क्वालिटेटिव रिसर्च में, थीमेटिक एनालिसिस में, सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क के तहत ये एक सिस्टमैटिक टूल होता है जिससे कि हम कैटेगरीज या थीम्स असाइन कर लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो थीमेटिक एनालिसिस का ज़रूर देखना, क्योंकि एक प्लान जहाँ पे हम, सिंपल सी बात है कि एक कोडिंग शेड्यूल एक क्वालिटेटिव रिसर्च में एक डिटेल स्कीम होती है, एक टूल होती है जो रिसर्चर्स ना इस्तेमाल करते हैं डेटा को क्लासीफाई करने के लिए, डेटा को अलग अलग जो है छंदों में बांटने के लिए, उसके पैटर्न्स को एनालाइज करने के लिए, उसकी रिलेशनशिप्स या थीम्स को समझने के लिए। तो ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल कि डेटा एनालिसिस रिसर्च में एक टेक्निकल जॉब है, रिसर्च एथिक्स मैटर नहीं करते। ये स्टेटमेंट शुरू से ही गलत लग रही है। आईसीटी जो है वो हेल्पफुल है ड्यूरिंग द डेटा एनालिसिस स्टोरेज ऑफ रिसर्च ओनली। नहीं भाई, आईसीटी जो है सैम्पलिंग में भी बड़ी फ़ायदेमंद होती है। आईसीटी जो है डेटा एनालिसिस करने में भी है और डेटा कलेक्शन में भी है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सीधे सीधे ही गलत हो रही है। अगले सवाल पे चलते हैं कि इनमें से क्या जो है वो स्टेजेस हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च जो उसकी रेलिवेंस को दिखाती है। तो आईसीटी की रेलिवेंस को कौन कौन सी चीज़ें दिखा रही है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की? तो सर्वे ऑफ द रिलेटेड स्टडीज, डेटा कलेक्शन इन द फील्ड, डेटा एनालिसिस, राइटिंग द थीसिस, इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस। देखिए आईसीटी का महत्व ना किसी भी चीज़ में आज देखोगे ना इंडेक्स करने में बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो हम आज सर्च कर पाते हैं। अगर हम अपनी पुरानी किताबों में खोजने लगे मुकाबले हम अपने लैपटॉप में जब चीज़ें खोजते हैं, तो अगर हमने प्रॉपर इंडेक्सिंग कर रखी है तो हमें कितना ईजिली टाइटल मिल जाता है। और दूसरा कि थीसिस राइटिंग में तो देखिए कोई मदद नहीं मिलेगी, डेटा एनालिसिस में ज़रूर मिल जाएगी। और डेटा कलेक्शन में जो मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया कि आईसीटी जो है रिसर्च में रेलिवेंसी कहाँ दिखा रही है, तो सर्वे में दिखा रही है। फील्ड आ गया ना यहाँ पे, डेटा कलेक्शन तो ठीक है लेकिन फील्ड आ गया, तो फील्ड जो है वो नहीं होगा यहाँ पे और सर्वे आ जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो है वो आपका करेक्ट आंसर है सेकंड। अगले सवाल पे चलते हैं कि इनमें से क्या ट्रू नहीं है आईसीटी के यूज़ के हिसाब से देखा जाए, यूज़ ऑफ आईसीटी इन रिसर्च प्रोसेस।
तो रिसर्च प्रोसेस में आईसीटी के यूज़ को देखा जाए और उनमें से क्या जो है वो सही नहीं होगा कि आइडेंटिफाई करना अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन सोर्सेस बिल्कुल सही चीज़ है। स्टोर करना रॉ डेटा सिंगल फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज आपको मैंने डेटा एनालिसिस में बताया था कि डेटा को रॉ डेटा को इन्फॉर्मेशन बनाना बड़ा ज़रूरी है और अगर वो इन्फो नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा। आई होप कि बहुत अच्छे से 10 सवाल समझ में आए होंगे। इससे पहले मैंने चैनल पे फैलेसी की भी सीरीज़ डाल रखी है और एक टीचिंग थ्योरी की प्लेलिस्ट जो है वो डाली है, उसे ज़रूर करिए। उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग थ्योरीज एंड वीडियोस हैं। डेली आपको एक वीडियो यहाँ पे मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो किसी को रिकमेंड करिए। शुक्रिया।